बच्चों आज हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर का जीएस और जीके का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और आज जीके जीएस का यह दूसरा क्लास है। इसमें केवल हम लोग प्रतिदिन 20-20 क्वेश्चन करते हैं। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बाबू, इसको मूंगफली समझ करके बढ़िया से खा लेना, समझ गया? नहीं तो बड़ी पछताएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला। हालांकि क्वेश्चन में अलग बात है, ये ऑप्शन के साथ चल रहा है। पृथ्वी पर कई एक ऐसे पर्वत हैं जो सालों भर बर्फ से ढके होते हैं। उसमें से हमारा सबसे ज्यादा बर्फ से ढका हुआ हिमालय है, वह हिमालय है। समझ गए? आइए कुछ फैक्ट्स जानते हैं हिमालय के बारे में। देखिए हिमालय की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो मैक्सिमम हाइट है 8,850 मीटर। ये आप याद रखिएगा, ठीक है? पहले आपको 48-48 मिलता था। और इस चोटी का अगर बात करें कि सबसे ऊंचा चोटी क्या है, इसका सबसे ऊंचा चोटी है एवरेस्ट। कौन है? एवरेस्ट है। और एवरेस्ट कहाँ में है बाबू? नेपाल में है। कहाँ में है? नेपाल में है। नेपाल में एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागरमाथा। क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। अगर बात करें हम हिमालय की लंबाई की बात करते हैं तो हिमालय की लंबाई लगभग है 2500 किलोमीटर। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो इसकी एरिया हो जाएगा 7 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है? जिसमें भारत में 5 लाख किलोमीटर है। भारत में यह एरिया कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। और अन्य देश जो भी है, जो इसमें हिमालय की उपस्थिति है, मात्र कितना है? 2 लाख है। इसीलिए हिमालय मुख्य रूप से किसका माना जाता है? भारत का माना जाता है। पूरा हिमालय का एरिया कितना है बाबू? 7 लाख है, जिसमें 5 लाख एरिया कहाँ है? भारत में है। क्लियर हो गया? तो ये हिमालय से जुड़ा हुआ मुख्य फैक्ट्स था, याद रखिएगा इसको। देखिए भारत में अगर बात करें कि भारत में ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो जानते हैं कौन है? वो है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में है। कहाँ है? सिक्किम राज्य में है। ऐसे एक बात और ध्यान दीजिएगा, केटू का भी नाम आवेगा। तो केटू में थोड़ा सा विवाद इस बात को लेकर के है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर की लड़ाई चल रही है, उसमें वह पाक अनाधिकृत क्षेत्र में है। केटू जो है, जिस पर विवाद है कि भारत में है कि पाकिस्तान में है। नक्शा के अनुसार, जो नक्शा हम लोग भारत का बनाते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, वो नक्शा के अनुसार तो केटू जो है, काराकोरम, वो इंडिया में ही होगा, लेकिन वो पाक अनाधिकृत क्षेत्र में है। भारत में पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन होगा तो कंचनजंगा सिक्किम मारिएगा। क्लियर हो गया? लेकिन भारत का ऊंची चोटी कह दिया जाए, पूरे भारत का जो नक्शा है उसके अनुसार, तो आपको केटू ही होगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। ये रहा हिमालय से जुड़ा हुआ मुख्य फैक्ट्स। देखिए हिमालय पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, इसीलिए हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के नाम से जाना जाता है। एक बात याद रखना बेटा, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत जरूर है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा पर्वत नहीं है। सबसे बड़ा पर्वत है एंडीज। सबसे बड़ा पर्वत कौन है? एंडीज। कौन है? एंडीज पर्वत है। जानते हैं एंडीज की लंबाई कितना है? एंडीज की लंबाई लगभग है 7200 किलोमीटर। अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया लगभग कितना है? 12 लाख वर्ग किलोमीटर। तो एरिया में तो एंडीज बड़ा हो गया, लेकिन हाइट में, ऊंचाई में सबसे बड़ा कौन है? हिमालय है। क्लियर हो गया? चलिए बाबू अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लॉर्ड कर्जन के निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? देखिए लॉर्ड कर्जन के निगरानी में इसका मतलब यह हुआ
कि लॉर्ड कर्जन के शासन काल में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो जानना होगा आप लोग को कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। पता है 19 जुलाई मतलब 7वां महीना, 19 जुलाई 1905 को शिमला में एक मीटिंग हुआ था। उसी शिमला अधिवेशन में बंगाल को अलग करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्लियर हो गया। और एक यहाँ पर और डेट है 1906, इसको भी याद रखिएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खां और सलीम उल्लाह के उपस्थिति में या उनके अध्यक्षता में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1906 ईस्वी में। संस्थापक कहिए या उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो आगा खां का नाम अवश्य ही आप लोग याद रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मतलब हमारा भारत जो है वो मेरा सपना है। यह किताब किसने लिखा था? तो इन्होंने लिखे थे महात्मा गांधी। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी, जिसे इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू या राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संसद में दिवाला या दिवालियापन संहिता। दिवालियापन क्या है? एक इस वर्ड को देखिएगा, दिवालियापन या दिवाला। यदि कोई किसी व्यक्ति के पास कुछ कर्ज है, कोई कर्ज लिया हो, किसी से लिया हुआ होगा, और कर्ज लौटाने के लिए उसके पास घर द्वार चौखट गेट किवाड़ी कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसका एक अंग है, सिर्फ उसका एक शरीर है, तो उसे हम बोलेंगे कि उसका दिवालिया हो गया है, दिवालापन हो गया है। तो यह जो है यह प्रस्ताव बात दिवालियापन मतलब गरीबी का एक सबसे अंतिम सीमा हो गया। तो भारतीय संसद में मतलब दिवाला या दिवालियापन का जो विधेयक था, जो इसे जोड़ा हुआ कानून है, वह कानून भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया और संसद में कब पारित हुआ, इस पर प्रश्न किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, यह जो पारित हुआ था 31 जुलाई, कब? 31 जुलाई 7वां महीना 2018 में। क्लियर हो गया बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, पौधों और जानवरों की विविधता, है ना। सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा बेटा, सबसे अधिक जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? देखिए बहुत बढ़िया अधिकार है भारत में जो है ना बाबू, यह जो है भारत देश में सबसे बड़ा अधिकार आपको यही मिला, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। तो आंसर क्या मारेंगे? बिहार मारेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी नदी 10 देशों से होकर गुजरती है? अरे बाप रे बाप, ये 10 देश से पूछ रहा है, समझ गया। कहीं भी आप उत्तरी अमेरिका जाइए, दक्षिणी अमेरिका जाइए, एशिया जाइए, किसी महादेश पे जाइए, कोई भी नदी 10 देश नहीं पार कर सकती है, बशर्ते एक महादेश को छोड़ करके, है ना, वो है यूरोप। यूरोप में देश नहीं है, देशनी है। देखो हम लोग यहाँ जितना इंडिया है, बिहार है ना बाबू, वो जर्मनी से बड़ा में है, समझ गया। तो वहां पर छोटे छोटे देश है। अरे भाई छोटे छोटे देश है, हमने कोई साम्राज्य है इंडिया में, तो ऐसा तो कई गो देश पार कर सकता है। तो यह यूरोप में ही संभव है, याद रखिएगा। मतलब यह नदी कहाँ होगा? यूरोप में होगा। कौन सी नदी 10 देशों को पार करती है? तो वह कहाँ होगा? यूरोप में। कहाँ होगा? यूरोप में। और कौन सा नदी होगा? तो डेन्यूब होगा। कौन होगा? डेन्यूब होगा। क्लियर हो गया। कहाँ की नदी है? यूरोप की नदी है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे?
कपिल वस्तु बौद्ध काल, मतलब जब भगवान बुद्ध का जो शासन उसमें चल रहा था काल, उनका जिंदगी में जो बौद्ध धर्म का प्रचार चल रही थी, उस समय कपिल वस्तु, कपिल वस्तु का मतलब हो गया कि उनके पिता, मतलब खुद उन्हीं का गांव। तो उस समय कपिल वस्तु में शाक्य वंश का राजा थे उनके पिताजी, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए, खुद उन्हीं का एक वंश था, खुद उन्हीं का पिताजी थे, खुद उन्हीं का पिताजी थे जो शाक्य वंश का राजा थे। और शाक्य का मतलब समझिए, शाक्य का मतलब होता है बेटा शक्तिशाली। शाक्य का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 बार बजट पेश किए हैं इंडिया में? तो वह है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय खाद्य नियम, देखो यहाँ नियम नहीं होगा बल्कि ग होगा, मतलब वर्ड बन जाएगा निगम। क्या बन जाएगा? निगम, मतलब कारपोरेशन होता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? समझ गए? तो याद रखिएगा बेटा, इसका स्थापना हुआ था 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 की स्थापना हुआ था एफसीआई को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? देखिए कछुआ का स्पेशल बिल नहीं होता है, मगरमच्छ का तो खैर मत पूछो कि बिल होगा उसका, ऑक्टोपस भी नहीं होगा, आंसर खरगोश होगा। खरगोश जो है बिल में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विश्व में किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर का मतलब हो गया बाबू कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा। पता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है? केरल राज्य का है। किसका है? केरल का। और सबसे अंतिम अवस्था पर, सबसे अंतिम स्थान पर बात करें तो हमारा बिगड़ल बिहार हो गया। देखो ऐसा मत बोला सर आप गलत बोल रहे हैं, बिगड़ल बिहार एजुकेशन की दृष्टि से बोल रहे हैं, बाकी में हमारा बिहार है तो बाहर है। समझ गए? एक बिहारी सब पे भारी। चलिए आगे देखिएगा, तो इसमें देखते हैं साक्षरता दर सबसे अधिक किसका है? रूस का है, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस जो है 2 भागों में बट गया है, कुछ पार्ट चला गया है यूरोप में और कुछ पार्ट कहाँ है इसका? एशिया में है ना। और ये दोनों का बंटवारा कौन करता है? यूराल पर्वत करता है। कौन करता है बाबू? यूराल पर्वत। कौन करता है? यूराल पर्वत करता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? मतलब देश जब आजाद हुआ तो देश का पहला राष्ट्रपति कौन थे? वो थे गमछी वाला बिहारी भाई। नोट कर लेना, गमछी वाला बिहारी भाई। गमछी कौन रखता है जी? यूपी बिहार वाला। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले थे जी? बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के जीरादेई। जीरादेई नामक स्थान पर इनका घर था। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लोकतंत्र है ना, ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह कि मत किसका था? यह जो मत था अब्राहम लिंकन का था। अब्राहम लिंकन महोदय ने लोकतंत्र का डिफिनेशन दिया था, बताया था कि सबसे टॉप क्लास का जो सरकार है या शासन व्यवस्था है वो लोकतंत्र है, जो संपूर्ण नागरिकों की सहयोग से चलती है या उनके हिस्सेदारी से चलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? अरे बाप रे बाप, मतलब शेरशाह की जो महानता था ना, किस चीज में था? देखो एक्चुअली में ऐसे मुगल काल तो कोई खास ठीक नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोग वहां ठीक थे। जो लास्ट में मुगल काल के जो शासक आए थे ना, वो लोग सही नहीं था, लेकिन प्रारंभ में बहुत अच्छे थे, ठीक लोग थे। देखिए उनकी आज स्थापत्य कला जो उनके द्वारा इमारत बनाया गया भारत में आज भी खड़ा है। और एक अब का बना हुआ भारत सरकार का जो कंपनी है, चाहे एजेंसी है या बकलोल इंजीनियर है, उसको देखिए पुल बनते बनते ढह जा रही है, उसका वार्षिक वर्षगांठ भी नहीं हुआ और ढह जा रहा है बिल्डिंग वगैरह।
10 साल 5 साल के अंदर ही छत का ऊपर से प्लास्टर गिरना शुरू हो जा रहा है। लेकिन देखो तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया या जो मुगल काल में बनाया गया जो स्थापत्य कला है, जो बिल्डिंग वगैरह है या जो पैलेस वगैरह सा है, तो वो आज तक सेफ है। चलिए देखिए, तो ये हो गया 15 नंबर। शेरशाह की महानता किसमें नहीं था, मतलब उनकी जो महानता था किस लिए प्रसिद्ध था, शेरशाह किस लिए प्रसिद्ध थे, इस बात को समझना है। तो वह थे प्रशासनिक सुधार के लिए। उनके शासन काल में जो उनकी व्यवस्था थी शासन का, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी और बहुत अच्छा सुधार कर करके लोकतंत्र व्यवस्था कायम किया था इन्होंने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, नगदी रिजर्व अनुपात। नगदी रिजर्व अनुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो है ना, CRR किसका उपकरण है। 16 में लोग पढ़ना है नगदी रिजर्व अनुपात मतलब CRR। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नोट कर लो बेटा, खास करके बैंकिंग वाले स्टूडेंट को तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वाला। चलिए देखिए, तो नगदी CRR किसके लिए था, मौद्रिक नीति के लिए। मौद्रिक नीति का मतलब हो गया कि मुद्रा से संबंध रखने वाला कानून, मुद्रा कानून, मुद्रा कानून। कर नीति का मतलब क्या हो गया, टैक्स। कर नीति का मतलब क्या हुआ, टैक्स से जुड़ा हुआ कानून, टैक्स से जुड़ा हुआ कानून हो गया। और राजकोषीय, राजकोषीय का मतलब हो गया आंतरिक व्यवस्था, जो मतलब रखावट है, कोष है, मतलब खास करके आर्थिक व्यवस्था की बात होगी। कृषि नीति का मतलब एग्रीकल्चर हो गया। तो CRR का संबंध किससे है, मौद्रिक नीति से, मुद्रा से संबंधित है। एंड आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अर्थव्यवस्था मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। देखिए यह है पूंजिक रूप में, किस रूप में होगा, पूंजिक रूप में होगा। जिस पर अर्थव्यवस्था मानव निर्मित उत्पादन मतलब मानवों के द्वारा जो उत्पादन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, पूंजी पर। सबसे बड़ा आपका व्यवस्था किसका होना चाहिए, पूंजी का। संगठन का मतलब हो गया ग्रुप हो गया, संघ हो गया। और श्रम का मतलब मजदूर हो गया। और उपस्कर का मतलब वस्तु हो गया। जैसे मान लो कि कोचिंग संस्थान है तो वहां बेंच हो गया, मार्कर हो गया, इंक हो गया, वहां का उपस्कर हो गया। समझ गए। तो उपस्कर का मतलब आपके व्यवसाय से संबंधित या आपके संस्थान से संबंधित वस्तु। 18 में बात करते हैं, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। जिला कलेक्टर का मतलब हो गया DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको भी बोलते हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलेंगे इसको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है। तो जिला कलेक्टर का पद कब लाया गया भारत में, 1972 में लाया गया। कब लाया गया, 1972 में। और किसके द्वारा लाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धूल कण जाते हैं और क्या बनाते हैं। धूल नहीं होगा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ घुल होगा, घुल जाते हैं। बारिश में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, मतलब विलय हो जाना। क्या हो जाना, विलय हो जाना। तो इस प्रकार से वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, SO2, SiO2 मिस्टेक से बोला गया है, SO2 होगा। ठीक है। तो ये जब आपका SO2 वर्षा में घुलेगा तो ये क्या बनाएगा, तो देखिए क्या नुकसान करेगा, तो मृदा में pH मान को तोड़ेगा। देखिए जब SiO2 जब बढ़ेगा तो याद रखिए बेटा अम्ल वर्षा होगा, सॉरी अम्ल वर्षा होगा। क्या होगा, अम्ल वर्षा होगा। और जब अम्ल वर्षा होगा तो pH फैक्टर को तोड़ सकता है, pH फैक्टर को रद्द कर सकता है, pH फैक्टर को निम्न स्तरीकरण कर सकता है। याद है pH फैक्टर में कहाँ शुरू होता है मान, 0 से 7 और कहाँ तक जाता है, 14 तक। 14 वाला जो होता है वो प्योर क्षार होता है
और 0 वाला पूरा क्या होता है, अम्ल होता है, और 7 वाला क्या होता है, उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 होगा वह उदासीन होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वह क्या होगा, अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। क्लियर हो गया। तो जब SO2 पानी में घुलेगा तो अम्ल वर्षा करेगा, तो अम्ल वर्षा करेगा मतलब एसिड बनाएगा, अम्ल बनाएगा, तो उसका पीएच मान क्या हो, कम जाएगा, मतलब निम्न स्तरीकरण। निम्न मतलब क्या, कम होना। क्लियर हो गया। तो SO2 जब वर्षा के साथ SO2 घुलेगा तो हम लोग की यहाँ अम्ल वर्षा होगी, और अम्ल वर्षा से पीएच मान क्या होगा, गिरेगा। क्लियर हो गया। बताइए शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, याद है? देखो शुद्ध पानी, प्योर वाटर, शुद्ध पानी का पीएच मान होता है बेटा 7। लेकिन चापाकल, कुआं वगैरह से जो पानी लाइएगा वो नहीं, डिस्टिल वाटर शुद्ध वाटर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? देखिए पानी जब जमेगा तो उसका घनत्व कोई कंडीशन नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा गलत तरीका है, लेकिन याद रखिएगा उसका घनत्व हमेशा घटेगा। आप आंसर सी मारिए, क्या मारिएगा, सी। इसका डायग्राम समझिए ठीक से आप लोग, देखिए यह स्केल हो गया, टेम्परेचर स्केल है। यह टेम्परेचर यहाँ मान लो -2 है, -1 है, यहाँ 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 डिग्री सेल्सियस है। सब सेल्सियस में है, ठीक है बाबू। देखिए 4 डिग्री सेल्सियस, हम कल भी चर्चा किए थे आप लोग को, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वह मिनिमम होता है, और जो इसका डेंसिटी होता है वह क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर हो गया। तो 4 डिग्री पर वॉल्यूम क्या होगा जी, मिनिमम, और डेंसिटी क्या हो जाएगा जी, तब मैक्सिमम हो जाएगा। तब सोचो कि पानी जमने की बात कर रहा है, तो जमने का मतलब किधर, माइनस में जाएंगे। पानी कब जमेगा, 0 से नीचे जमेगा। तो जब हम 0 की ओर जाएंगे तो उसका इधर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मिनिमम है, वॉल्यूम मिनिमम है, तो इधर जाएंगे तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, हाई होगा, और यहाँ पर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा बेटा, लो होगा। क्योंकि यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा है डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज्यादा कितना पर है, 4 पर है। तो 4 से जैसे जैसे आप कम जाइएगा तो डेंसिटी घटते जाएगा, तो मतलब पानी जमेगा तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। आंसर सी। बाबू अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।